नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा दिखाते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल के पहले रोजगार मेले में इस वक्त क्या बोल रहे हैं। Especially those who are working women, they are ignorant and they don't know how to raise their voice. After learning, sir, I'm proud to say that I have confidence to raise my voice to the immediate concerned person if anything happens to me or to my colleagues. वनय जी, आप खुश हैं कि आपको नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिल रहा है और देश खुश है कि अब नॉर्थ ईस्ट तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। आप जैसे युवाओं की मुस्कान बताती है कि हम इसमें सफल भी हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए, नेक्स्ट कौन है? हमारे चौथे कर्मयोगी हैं श्री राजू कुमार, जो कि लोहना गांव बिहार के निवासी हैं। इनकी नियुक्ति जूनियर इंजीनियर के पद पर ईस्टर्न रेलवे में हुई है। राजू ने अपनी इच्छा शक्ति से दिखा दिया है कि दिव्यांग होना उनके लिए कोई रुकावट नहीं पैदा कर सका, बल्कि अपने जीवन में इन्होंने मुश्किलों को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाया और हमेशा आगे बढ़ते रहे। राजू अपने बारे में आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। राजू, नमस्ते। प्रणाम सर, मेरा नाम राजू कुमार है। मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे पापा जी किसान हैं जो खेती करते हैं और मुझे 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। जब मैं 6-7 महीने का था तब मुझे पोलियो हो गया। मैं ऑलरेडी 2 खुराक ले चुका था, लेकिन फिर भी संयोग से मुझे पोलियो हो गया और मैं पार्शियली पैरालाइज हूँ। तो मैंने कभी भी अपने लाइफ में ये नहीं आने दिया कि मैं अगर विकलांग हूं तो आगे नहीं बढ़ सकता हूं। मैंने उसको एक स्ट्रेंथ की तरह यूज किया और मैंने हमेशा पॉजिटिव में लिया और मैं कोशिश किया कि मैं अच्छी जगह अच्छे पोस्ट पे जाऊं। और इसके लिए मैंने 10 से 12 घंटे मेहनत किए और मैं अभी जूनियर इंजीनियर पे हूं और मैं अभी रुकना नहीं चाहता हूं। मैं आगे और बढ़ना चाहता हूं। इसके लिए मैं ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी करूंगा और मैं नेशन को कुछ दे सकूं ताकि। और जब मैं ईस्टर्न रेलवे ज्वाइन किए तो यहाँ के स्टाफ, यहाँ के मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर और मेरे बैचलर काफी मुझे सहयोग किए और मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं अपने फैमिली से बाहर हूँ, जस्ट लाइक ए फैमिली। तो थैंक्स टू ईस्टर्न रेलवे। और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हूँ और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा से। राजू जी, आपके बातों में इतना कॉन्फिडेंस है और इतना जज्बा दिख रहा है कि मुझे बड़ा आपको सुनकर के अच्छा लग रहा था। और थैंक यू सर। आप रोना धोना छोड़ करके कि भाई अब दिव्यांग हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन आपने उसी को अपनी शक्ति बना दी। अच्छा, बताइए, जूनियर इंजीनियर की ये नौकरी प्राप्त कैसे हुई आपको? जी, आरआरबी जेई का वैकेंसी आया था जिसमें मैंने आरआरबी कोलकाता चूज किया था और मैंने फॉर्म भरा। इसके बाद इसका 2 स्टेज में एग्जाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। और जब मेरा ये दोनों एग्जाम क्लियर हुआ, इसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया गया। जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो गया तो इसके बाद मुझे इम्पैनल किया गया और इम्पैनल होने के बाद मुझे आप ही के हाथों मुझे रोजगार मेले के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आज आपसे बात करने की मौका भी मिल चुका है। अच्छा राजू जी, प्रारंभ मॉड्यूल का अनुभव कैसा रहा आपका? जी, इस पे मैंने 8 कोर्सेज किए हैं, जिसमें से मुझे सबसे बढ़िया कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा लगा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू मैं आराम से ऑफिस में एडजस्ट हो पाया हूं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि मैं एज ए जूनियर इंजीनियर, जो एक सुपरवाइजरी पोस्ट होती है, उस पर मेरे ऊपर बहुत सारे स्ट्रेस आएगा। सीनियर और जूनियर सबको मुझे साथ लेके चलना है, क्योंकि दोनों के बीच में एक मुझे बॉन्ड की तरह काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ऊपर बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो मुझे ये कोड स्ट्रेस मैनेजमेंट मुझे इसमें बहुत सहायता की है। अच्छा राजू, आप अभी बता रहे थे आप यूपीएससी एग्जाम भी देना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं। आप ये नौकरी भी करेंगे और एग्जाम की तैयारी भी करेंगे? सब मैं कोशिश करूंगा जो मुझे, यस सर, जो मुझे जॉब ड्यूटी करने के बाद जो मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं उससे 6-7 घंटे निकालूंगा और मैं सेल्फ स्टडी करूंगा और
चाहूंगा कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 3-4 एग्जाम मैंने क्लियर कर चुका हूं, तो मुझे मेरा बेसिक क्लियर है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे तो बताया गया अब तो आपको शादी में बिजी होने वाले हो। यस सर, मेरा फरवरी में शादी है और फरवरी में शादी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक पत्नी आ जाएगी तो मुझे अच्छा होगा कि मेरा जो कुछ स्ट्रेस होगा वो कम होगा। और जहां तक बात है तो शादी के बाद कोई परेशानियां नहीं आती है, वो एक तरह से फीलिंग्स कुछ अलग ही होती है। नहीं, परेशानियां नहीं आती है, जिम्मेवारियां आती है। राजू जी, मैं ऐसा आप नहीं सोचता। की बातें सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका जो उमंग है, नया नया करने का जो इरादा है, और यस सर, व्यक्तिगत शरीर की कुछ तकलीफ है उसको आप बिल्कुल ही परवाह न करते उस पर विजय हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आगे बढ़ते हुए तेलंगाना के कन्नमल्ला वंशी कृष्णा, इन्होंने कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग एग्जाम क्वालिफाई किया और वंशी आज कोल इंडिया लिमिटेड महाराष्ट्र में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर कार्य कर रहे हैं। वंशी, आप अपना अनुभव साझा करें। वामसी जी नमस्ते। नमस्ते सर। क्या वामसी गारू कहते हैं? कैसे? अच्छा, Yes, sir. आप अपने बारे में कुछ बताइए। ప్రధానమంత్రి గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ అండ్ ప్లెజర్ టు స్పీక్ విత్ యూ సార్. మై నేమ్ ఈజ్ వంశీ కృష్ణ కన్నమల్ల అండ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ వెరీ స్మాల్ విలేజ్ కాల్డ్ నిమ్మలగూడెం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, తెలంగాణ స్టేట్. My mother works as a coolie and my father works as a laborer, and I have 2 siblings who are studying. I grew up witnessing struggles in life and I have seen hardships in life since my childhood. As I remember, the daily meal would also depend on my parents' earning. Presently, under Rozgar Mela, I am working in Coal India Limited, a prestigious company. It is a dream to every mining student. Presently, I am working in as a management trainee. So my family was so happy. I'm too so happy. I'm thankful for Government of India for Rozgar Mela initiative. वामसी, Thank you so much, sir. पिताजी इतनी कठिनाइयों में आपको बड़ा किया है, माँ ने भी मजदूरी की है, कुली का काम किया है, पिताजी ने भी मजदूरी की है। अब आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो कैसा लग रहा है उनको? I'm so happy, sir. My family was so happy. When I was in school, there is no minimum facilities, sir. So I studied hard. I got scholarship from my state. Then I do my engineering without any fee. While pursuing BTech in mining, I simultaneously prepared for GATE exam. So I qualified. After that, Rozgar Mela given this wonderful job, sir. Thank you. तो रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उधर भारत जोड़ो यात्रा जम्मू के कठुआ में पहुंच गई है। इस दौरान लंबे वक्त से टी शर्ट में दिख रहे राहुल गांधी आज जैकेट में नजर आए। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी ने जैकेट पहना था, लेकिन फिर यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी राहुल गांधी वापस टी शर्ट में नजर आए। देखिए, जिस दौरान दिल्ली में थे उस दौरान भी राहुल गांधी को देखकर हर कोई ये हैरान था कि इतनी सर्दी में भी राहुल गांधी टी शर्ट में कैसे नजर आ रहे हैं। और देखिए, यात्रा धीरे धीरे अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। 30 जनवरी को यात्रा का समापन होना है जम्मू में, और ऐसे में क्योंकि 12 दिन वो यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा ये जम्मू में रहेगी, तो ये सवाल उठ रहे थे, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी अब जैकेट में नजर आए। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जैकेट में राहुल गांधी नजर आए, लेकिन बाद में फिर से वो टी शर्ट में आ गए। तो जम्मू में है फिलहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं संजय राउत। शिवसेना की ओर से यात्रा में शामिल होने आया हूं, संजय राउत ने बातें कही हैं। तो देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर में है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। तो शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान आया है कि शिवसेना की ओर से यात्रा में शामिल होने के लिए आया हूं। राहुल गांधी को प्रखर नेता की तरह देखता हूं। राहुल के समर्थन में भीड़ उमड़ रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि शिवसेना की ओर से मैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए आया हूं। कश्मीर में आना इस यात्रा को एक अपने आप बड़ी बात है। देश जोड़ने की शुरुआत यहाँ से ही होनी चाहिए और इसलिए शिवसेना की तरफ से मैं भी यहाँ आया हूँ। देश का माहौल बदल रहा है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश में एक आवाज उठाने वाला नेता के तौर पर मैं राहुल गांधी को देखता हूँ। बाकी राजनीति तो होती रहेगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है, जहां पर सरकार और एलजी के बीच अधिकारों को लेकर देखिए बैठक हो रही है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने यह बैठक बुलाई है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। सरकार और एलजी के बीच अधिकारों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने यह बैठक बुलाई है। दिल्ली के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12:15 पर एलजी हाउस पर यह बैठक रखी गई है। सरकार और एलजी के बीच अधिकारों को लेकर यह बैठक है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को लेटर लिखा है। केजरीवाल की टिप्पणी का इसमें जिक्र किया गया है। बड़ी खबर, एलजी ने सीएम केजरीवाल को लेटर लिखा है और इस लेटर में केजरीवाल की टिप्पणी का जिक्र किया गया है। विधानसभा में केजरीवाल ने कहा था कि एलजी होता कौन है। केजरीवाल के ऐसे बयान सही नहीं है, ये एलजी के द्वारा कहा गया है। बड़ी खबर, आपने देखा था विधानसभा में किस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बयान दिया गया था कि आखिर एलजी होता कौन है और ऐसी तमाम बातें कही थी कि एलजी कहां से सर पर आकर बैठ गया। अब इस टिप्पणी का जिक्र इस लेटर में किया गया है। केजरीवाल ने तमाम बातें कही थी। हमारे साथ सहयोगी नमित त्यागी जो है वो जुड़ चुके हैं। नमित, देखिए विधानसभा में हमने देखा था कि किस तरह मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तमाम आरोप भी लगाए थे, तमाम सवाल खड़े किए थे कि आखिर एलजी कौन होता है, एलजी कहां से हमारे सर पर आके बैठ गया, एलजी के तो ये अधिकार ही नहीं है। लेकिन अब इस मामले में एलजी ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है और उनकी टिप्पणी का जिक्र भी किया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में जो तकरार चल रही थी पिछले काफ़ी दिनों से और दिल्ली विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र हुआ था उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने कई आरोप दिल्ली के एलजी पर लगाए थे और उन्होंने खुद एलजी हाउस तक मार्च भी किया था अपने तमाम विधायकों के साथ। उन्होंने ये भी कहा था कि एलजी कौन होता है दिल्ली सरकार के कामों में हस्तक्षेप करने वाला। तो उसके एवज में 4 पन्नों का जो लेटर है वो आज एलजी की तरफ से लिखा गया है अरविंद केजरीवाल को। उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि जब आप अपने सभी विधायकों को लेकर मेरे घर पर मुझसे मिलने आए थे तो अचानक मैं इतने लोगों की व्यवस्था कैसे करता, क्योंकि आपको याद होगा चारुल कि दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड जाने की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक पैदल मार्च किया था दिल्ली विधानसभा से एलजी हाउस तक। वहां पर एलजी से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन उस दौरान तमाम विधायक उनके साथ मौजूद थे। एलजी की तरफ से यह आदेश आया था कि केवल वो 2 लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहां पर वो निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं मिलूंगा
मिलूंगा तो अपने सभी विधायकों के साथ मिलूंगा, क्योंकि ये विधायक जो है वो दिल्ली की जनता के द्वारा चुने हुए विधायक है, इसलिए वो मुलाकात वहां पर नहीं हो सकी। उसी को लेकर एलजी ने दूसरा तर्क ये दिया है कि जो आप शिक्षा की इतनी बात करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर खासतौर पर बात करें, क्योंकि एलजी ने एक आंकड़ा भी सामने रखा है। साल 2013-14 की बात करें, जो सरकारी स्कूल के मुकाबले जो निजी स्कूल के अंदर जो बच्चे थे वो 35% थे, जो कि 2019 और 20 में बढ़कर 35% से बढ़कर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों का कई सवाल उठाए गए हैं और ये तक कहा है एलजी साहब ने कि देखिए जो सरकारी स्कूल है उसमें परसेंटेज में कमी आ रही है, बच्चे कम आ रहे हैं और दिल्ली सरकार ने कोई स्कूल नहीं बनवाए। ऐसे तमाम बातों का जिक्र इस लेटर में किया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कब बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने किए काल भैरव के दर्शन। दर्शन के बाद जेपी नड्डा ने लिया चाय का आनंद। वाराणसी दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा और सीएम योगी ने यहां पर चाय का आनंद लिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। वाराणसी दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और इस दौरान उन्होंने काल भैरव के दर्शन किए। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने चाय का आनंद लिया और साथ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दो तस्वीरें, पहले जिस दौरान उन्होंने काल भैरव के दर्शन किए, यहां पर पूजा अर्चना की। फिलहाल वाराणसी के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष और ऐसे में काल भैरव के दर्शन के बाद, पूजा अर्चना के बाद बाहर निकले और यहां पर चाय का आनंद लिया। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। फिलहाल 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। मिशन में उतरने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। साथियों, आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है उनके लिए ये जीवन का एक नया सफर है। सरकार का एक अहम हिस्सा होने के नाते विकसित भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी, विशेष जिम्मेवारी रहेगी। आप में से ज्यादातर लोग सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सीधे लोगों से जुड़ेंगे। आप में से हर कोई अपने तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। आपने सुना होगा, व्यापार कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट। वैसे ही शासन व्यवस्था में हमारा मंत्र होना चाहिए, सिटीजन इज ऑलवेज राइट। वही भावना हमारे भीतर की सेवा प्रवृत्ति को और ताकत देती है। आपको ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि जब आप सरकार में नियुक्त होते हैं तो उसे गवर्नमेंट सर्विस कहा जाता है, जॉब नहीं कहा जाता। अगर प्राइवेट में जाते हैं तो कहते हैं जॉब करते हैं, सरकार में आते हैं तो कहते हैं सेवा करते हैं। अगर आप सेवा भाव को मन में रखकर इन 140 करोड़ मेरे देशवासियों की सेवा करना इतना बड़ा सौभाग्य मिलेगा, जीवन में एक अवसर मिला है और उस भाव से हम काम करेंगे तो इसका लोगों पर सकारात्मक असर पड़ेगा
और आपको भी अपने काम में आनंद आएगा। आपने अभी देखा कि सरकारी सेवा पाने वाले कई हमारे कर्मचारी साथी, कर्मयोगी बंधु ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी से उन्हें भविष्य की तैयारी के लिए मदद मिल रही है। ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम से अलग इस प्लेटफॉर्म पर और भी कई कोर्सेज हैं जो आपकी व्यक्तिगत क्षमता बढ़ाने में, आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपकी सोचने की गहराई में उत्तरोत्तर प्रगति होती है, लाभ होता है। मुझे विश्वास है कि सेल्फ लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी ये आज की पीढ़ी को मिला हुआ अवसर है, इसको जाने मत देना। जीवन में लगातार सीखते रहने की ललक ही हम सबको आगे बढ़ाती है। तो जीवन में लगातार सीखने की लगन हमें आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।